गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं। दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। ये आपके राजनीतिक विज्ञान की क्लास है और इसमें आज जो हम अपना द्वितीय अध्याय है, जो सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है वो सभी बच्चे इस सेकंड चैप्टर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, सेकंड चैप्टर, थोड़ा सा हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर बेटे हमने पढ़ा था कि संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या होता है? दिस इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। यह एक लिखित जो है वो दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पे अंकुश लगाता है और उसके साथ साथ हमें कुछ अधिकार जो है वो प्रदान करता है। मतलब हमें कुछ फंडामेंटल मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान में। देखिए, संविधान करता क्या है। संविधान जो है वो हमारा जितना भी सिस्टम है, लाइक एज मीन्स हमारे सिस्टम में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सभी की सभी चीजों का मतलब इन सब का एक्सप्लेनेशन जो है, इन सब का वर्णन जो है वो संविधान में किया गया है। और इस अध्याय में जो हमारा सेकंड चैप्टर है, हमारा सेकंड चैप्टर का नाम ही क्या है? भारतीय संविधान में अधिकार। सेकंड चैप्टर, हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर? राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी चैप्टर का नाम है। और चैप्टर के नाम से ही बच्चों ये चीज क्लियर है कि यहाँ इस चैप्टर में आपको जो भी पढ़ना है वो अपने राइट से, अपने अधिकारों से संबंधित पढ़ना है। एक जनरल बात बताना चाहती हूँ आपको, जैसे कि आप अपने डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कभी अपनी लाइफ में आपने स्कूल में किसी बच्चे को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा है। एक मान लीजिए वो एक अध्यापक के साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहसबाजी करने लग रहा है और उसमें बच्चा ये कह रहा है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है। ठीक है, आप कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं। ठीक है, आप पर कोई बैन नहीं लगाया गया है, आपको फ्रीडम मिली हुई है। तो इसको भी आप क्या कहेंगे? ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर आप दो तरीके से इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। फर्स्ट कि आपको लिखवा दिया जाए कि कौन सा राइट आपको मिला हुआ है, कौन कौन से मौलिक अधिकार, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको हैं, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए। और उन्हीं में से जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स का मतलब आप समझते हैं बच्चे यहाँ पर, लाइक एज मीन्स कोई भी आप वनडे एग्जाम जिसमें एक ही एग्जाम कंसीडर किया जाता है जनरली वनडे, लाइक एज मीन्स यदि हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो वो हमारे वनडे एग्जाम नहीं होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्किल्स वाले हैं, उनके एग्जाम पेपर भी हमारे काफ़ी सारे होते हैं। प्रीलिम्स में हमारे 2 होते हैं, मेंस में हम बात करें तो 9 एग्जाम हमें वहाँ देने होते हैं। बट यदि मैं वनडे एग्जाम की बात करूँ तो जैसे आप 12th के बेस पे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स जो आप देते हैं, लाइक एज कोई क्लैरिकल पोस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ 12th क्लास यदि आप देंगे तो वहाँ पर आप अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो वहाँ से जनरली आपसे पूछा जाता है कि ये जो राइट जो है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन किया गया है, या इस
आर्टिकल के अंदर, इस अनुच्छेद के अंदर कौन से अधिकार का वर्णन किया गया है। वहां पर बेटे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको उन्हीं में से एक एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना पड़ता है। ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्टिव स्किल को स्टडी करना। लेकिन यदि आप यहाँ पर बात करने लग जाएं एक डिस्क्रिप्टिव स्किल की, और आपका जो पेपर होता है 12th 11th क्लास के बोर्ड के, उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव बोथ थिंग्स आर इंक्लूड, तो हम अपनी स्टडी को, इस चैप्टर को किस तरीके से करेंगे, दोनों ही चीजों को इंक्लूड करके हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, आप उसको ओपन करें, उसको अच्छे से रीड करें। आप ये सारे लेक्चर सुनने के बाद अपनी एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो आज हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक्सप्लेन करने का है, उसमें से आपके नोट्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। सिर्फ उसमें से 2-3 लाइन्स मीन्स 2-3 लाइन्स का एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो बन सकता है। अदरवाइज उसमें से कोई भी मतलब क्वेश्चन जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि नोट्स की फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से नहीं होगी। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है और इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। ये कुछ चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में यदि मैं बात करूँ तो हम क्या स्टडी करेंगे, मैंने आपको बोला यहाँ पर राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स वी स्टडी अबाउट द आवर राइट्स। हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं अपने अधिकारों के बारे में। तो फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, जो इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूँ, परिचय की, तो इंट्रोडक्शन में ऑल थिंग्स इंक्लूड होती हैं जो भी आपके चैप्टर के अंदर हैं, जो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन सभी चीजों को आप सीख जाएंगे, ठीक है। और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। लाइक देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस विच राइट्स, कौन से राइट्स जो हैं वो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन से राइट्स हमें दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें चैप्टर रीड करने के बाद मिल जाएगा। सेकंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है, मतलब इनकी सेफ्टी जो है वो कैसे की जा सकती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड थिंग क्या है, उन अधिकारों की व्याख्या एवं सुरक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। यू नो वेरी वेल, हमारा जो सिस्टम है हमने अपनी कार्य प्रणाली को 3 तरीके से विभाजित कर रखा है। फर्स्ट इज आवर लेजिस्लेचर सिस्टम, सेकेंड इज आवर एग्जीक्यूटिव और थर्ड बताइए आप मुझे क्या है, जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम को ही न्यायपालिका कहते हैं। जनरली आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तहसील, इनके नाम सुने होंगे, यही हमारा जुडिशरी सिस्टम है। तो ये कहता है इन अधिकारों की जो व्याख्या है, इन सुरक्षा करने में न्यायपालिका की, हमारी जुडिशरी सिस्टम की क्या इंपोर्टेंस है, क्या भूमिका जो है वो जुडिशरी सिस्टम के द्वारा प्ले की जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप यहीं से दे सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। देखिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखिए मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। Then what is the difference between fundamental rights and directive principles of the state? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं आप लोगों को। देन आई शुड गिव द एग्जाम्पल, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। We study in detail in our chapter about the directive principle of state. But what do you mean by directive principle? जो वेलफेयर के लिए, एक स्टेट के वेलफेयर के लिए, एक राज्य के कल्याण के लिए
जो भी पॉलिसीज अपनाई जाती हैं उन्हीं को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं। लाइक आपकी गवर्नमेंट आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी देने लग रही है, शिक्षा से संबंधित कोई नीति सरकार ने अपनाई है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हम यहाँ पर उसे सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में एक बात और बताना चाहती हूँ, हमने अपने संविधान को अलग अलग भागों में विभाजित किया है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है तो हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो कौन से पार्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं। वैसे हम अपनी कॉम्पिटिटिव क्लास में और अपनी जो हमारी बोर्ड क्लास है दोनों में मिलाकर हम एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे संविधान में मैं आपको सभी आर्टिकल्स बताऊंगी, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स बताऊंगी, उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन जो आपके बोर्ड सिलेबस में आपके चैप्टर में आते हैं उनको आप साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के भाग 3 में इन्वॉल्व किए गए हैं। पार्ट 3 लिख सकते हैं आप इसे, एंड दिस इज फ्रॉम 12 to 35 आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है, यहाँ पर अनुच्छेद बोला जाता है। ठीक है, 12 नंबर से लेकर 35 नंबर तक यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। और मैंने सेकंड आपको थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स का बताया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स का भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। देन इट इंक्लूड इन द 4th पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान के 4थे भाग में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कौन से पार्ट में है बेटे, दिस इज इन द part 4th, and from which article to which article, these are from 36 article to 51 article। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या स्टडी कर लेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स विच आर फ्रॉम 12 to 35 आर्टिकल, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, and these are from article number 36 to 51. Is it clear to you now? Okay, now we talk about the importance of rights. If we are doing study about the fundamental rights, then we should know what is the importance of fundamental rights। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल let me start our next topic. This is importance of fundamental rights, मौलिक अधिकारों का महत्व, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए बच्चे, जो हमारा ये टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पर मैं आपको 2 स्टोरी बताना चाहती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा
कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और इनकी क्या महत्व जो है वो हमारे जो हमारा डेली लाइफ है उसमें इनका क्या महत्व है। तो देखिए जो फर्स्ट स्टोरी है वो रिलेटेड है 1982 में एशियन गेम्स की बात की जा रही है। तो जब एशियन गेम्स हुए थे तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था। कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, समझते हैं ना कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कोई इमारत बनाना, पुल बनाना, रोडों का कंस्ट्रक्शन करना, रोड वगैरह का, सड़कों का निर्माण करना, वो किस लिए? क्योंकि वहां पर एशियंस गेम हो रहे थे, एशियाई खेल हो रहे थे 1982 में। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार या जिसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया। ठेकेदारों को एक तरीके से आप ठेका देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आप कह सकते हैं कि आपको ये सारे पुल और ये जो सड़कें, ये जो रोड हैं, ये कंस्ट्रक्ट करने हैं और एक थोड़े से इंटरवल में कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो यहाँ पर देश की अलग अलग जगह से मजदूरों को लाया गया, लेबर को लाया गया और उन सभी मजदूरों को काम पे लगा दिया गया। लेबर आई अलग अलग जगह से, जिन्हें आप श्रमिक बोलते हैं, और उनको काम पे लगा दिया। अब देखिए, काम को करने के लिए एक मिनिमम वेजेस होते हैं, निम्नतम मूल्य जो है वो उनके कार्य के लिए जो दिया जाता है उसे मिनिमम वेजेस बोलते हैं। तो ये जो वर्कर्स, ये जो लेबर यहाँ पर काम कर रही थी, उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जा रहे थे और ये बड़े ही मतलब दयनीय स्थिति में काम कर रहे थे। दयनीय स्थिति का अर्थ ये है कि यदि डिफरेंट प्लेसेस से लेबर को लाया गया है तो उनको एटलीस्ट खाने का और रहने का उनका इंतजाम किया जाए, बट उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही थी और ऊपर से वेजेस जो थे वो मिनिमम वेजेस से भी नीचे थे। मतलब एक गुड इनकम की बजाय क्या था, एक मिनिमम वेजेस से भी बिलो मतलब इनको मनी पे की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन्होंने इनका ऑब्जर्वेशन किया, सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया, जो एक याचिका जिसे आप अपील बोलते हैं, वो हाई कोर्ट में, वहाँ पर जो न्यायालय था वहाँ पर लगा दी गई और वहाँ से ऑर्डर आया कि इनको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस प्रदान किए जाएं। तो ये जो याचिका लगाई गई है, ये भी हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से यहाँ न्यायालय ने हमारे अधिकारों का संरक्षण किया है। हमें जो यहाँ पर ये लेबर जो एक्सप्लॉइट हो रही थी उससे इसको बचाया गया है। तो इसीलिए हमें अपने अधिकारों की जरूरत है ताकि हम एक्सप्लॉइट होने से बच सके, हमारा शोषण होने से बच सके। और दूसरा, यदि आप कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन होने लग रहा है तो जो न्यायालय है वो हमें उस चीज से क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम इंडिया का उठा लेते हैं। यहां से नाम है एक मचल लालुग, क्या लिखेंगे आप इसे, मचल लालुग। तो देखिए बच्चे, जो ये कैंडिडेट हैं ये इंडिया में असम जो राज्य है वहां से बिलोंग करते हैं। हमारे भारत का, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको लोकेशन का भी पता होगा, ईस्टर्न स्टेट है हमारा। और सेकंड थिंग, इंडिया में कहाँ पर लाई करता है असम, जनरली आपने सुन रखा है। तो जो हमारा ये कैंडिडेट है, इनका नाम है मचल लालुग, ये असम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बेटा एक क्राइम किया और उसके बाद इनको अरेस्ट करके न्यायालय
लेकर गए, कोर्ट लेकर गए, लेकिन स्थिति क्या क्रिएट हुई, वहां पर जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो ये व्यक्ति हैं जिस समय पे इन्होंने क्राइम किया उस समय पे इनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि उसको न्यायिक हिरासत में रखा जाए, जिसे आप जुडिशियल कस्टडी बोल सकते हैं। और क्या कर दिया कोर्ट ने इसको कि इसकी जो कार्रवाई को यहाँ पर स्थगित किया जाए और इसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए, वहां से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा और उसके बाद जो है वो इस पे मुकदमा चलाया जाएगा। जिस समय पे ये स्थिति हुई थी उस टाइम पे ये जस्ट ओनली 23 ईयर्स थे। 20 इनकी जो आयु थी वो केवल 23 साल थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये हॉस्पिटल गए और कुछ समय के बाद ये हो गए ठीक, मतलब इनकी हेल्थ जो थी, इनका जो स्वास्थ्य था, जो मेंटल मानसिक संतुलन, मेंटल डिसेबिलिटी आप इसे बोल सकते हैं, वो इनका ठीक नहीं था। तो इनका कुछ समय के बाद हेल्थ इश्यूज जो थे वो ठीक हो गए और हॉस्पिटल ने जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया कि जो अब लालू यहाँ पर एडमिट थे उनकी मानसिक हालत ठीक है और उन पर आप चाहें तो मुकदमा आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन हमारे जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और इनकी जो है इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ये हॉस्पिटल में ही रहे। लेकिन जब ये 77 ईयर ओल्ड हो गए, 77 ईयर्स के हो गए, तो एक टीम थी, सर्वेक्षण के लिए जो मानव अधिकार सर्वेक्षण की टीम होती है, उन्होंने इस स्थिति को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उन्होंने देखा कि इनका मुकदमा अभी तक नहीं चला है और 77 ईयर के हुए तब ये जुडिशियल कस्टडी से बाहर आए, अपना बाहर का आकर इन्होंने जीवन जो था वो जिया। अब देखिए, एक बंदे को 23 ईयर ओल्ड में अरेस्ट किया गया है, 77 ईयर का वो हो चुका है और उस पर कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो उन्होंने उनकी जिंदगी के जो 54 साल थे, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, वो स्पॉइल हो गए, बर्बाद हो गए, जिंदगी के 54 साल बर्बाद हो गए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसको यदि अपने फंडामेंटल राइट्स का पता होता या यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का पता होता तो इनके साथ ऐसी स्थिति नहीं हो सकती थी। दूसरा जो है, इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑफिशियल अथॉरिटी हैं, ऑफिशियल अथॉरिटी की कार्रवाई न करने की वजह से उन पे क्या कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ किस वजह से इनको पता होगा, जस्ट ओनली मीन्स इनको जब अपने मौलिक अधिकारों का पता होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हमें क्यों पता होना चाहिए कि हमारे लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है और उनको कौन सुरक्षित रखता है और कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा घोषणा पत्र से संबंधित, बिल से संबंधित। ठीक है, बिल ऑफ राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बिल ऑफ राइट। हिंदी में बोलते हैं इसे अधिकारों का घोषणा पत्र। देखिए बेटे, अधिकारों का घोषणा पत्र नाम से क्लियर नहीं है कि जिसमें हमारे राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है।
वही एक ऐसा डॉक्यूमेंट ही क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट कहा जाता है। जस्ट ओनली आपको अपने नोट्स में इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जैक्टली डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी नोटबुक के अंदर दी गई है। उसके बाद हम कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा कि हमें कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान में मिले हुए हैं। In detail, we study tomorrow about our fundamental rights which are provided by our Constitution। हमारे संविधान के द्वारा जो हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम 1 by 1 कल अध्ययन करेंगे। आज का लेक्चर आपका यहीं तक है। इसी के आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाने हैं। क्लियर बेटे?